हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे हम लोग। आज देखेंगे हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर। जैसा कि हम लोग का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जितने भी सवाल बन सकते हैं, तो जो कि सारा क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन आंसर को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम लोग चलेंगे। हम लोग अपना जो क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं, सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा हम लोग का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्रवाद का भावना क्या है? राष्ट्रवाद। पहली बात है, राष्ट्रवाद होता क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि किसी भी देश के प्रति, कोई भी देश हो, जैसे कि हम लोग का अपना ही देश जैसे भारत हो गया, तो हम लोग को जो क्या है कि भारत के प्रति क्या है? प्रेम है, स्नेह है कि नहीं? तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव। कोई हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, भाव जो होता है, जो क्या है, सब राष्ट्रवाद है। क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या है, क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि हम लोग का प्रीवियस ईयर देखिएगा, सवाल पता चल जाएगा। तो वहाँ पे पूछा हुआ है कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो देखिएगा हम लोग का आंसर क्या है कि राष्ट्रवाद वह भावना है। ठीक है। राष्ट्रवाद वह भावना है। राष्ट्रवाद जो है कि वह भावना है, एक मिनट, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग, राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपनी क्या करते हैं? भाषा, संस्कृति, इतिहास और देश के प्रति प्रेम हुआ ना। इसमें जिसमें अपने देश के प्रति प्रेम, भाषा, संस्कृति, इतिहास और अपने देश के प्रति क्या हो? प्रेम हो। एकता मतलब होता है क्या? सब मतलब मिलजुल के रहना। एकता तथा समर्पण रखते हैं। क्या रखते हैं? समर्पण रखते हैं। उसको हम लोग क्या जानते हैं? राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? तो राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सवाल आएगा जैसे कि भारत में, यानी कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो बना दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रवाद से हम लोग क्या समझते हैं। भारत में नहीं, सीधा आएगा कि राष्ट्रवाद से हम लोग क्या समझते हैं। हम लोग का चैप्टर भी पढ़ने का है कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हम लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद से हम लोग क्या समझते हैं। तो सीधी सी सवाल आएगा कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो बना लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग अब अगला सवाल। अगला सवाल है कि मेजनी कौन था। यहाँ देखिए सवाल तरह तरह का आता है कि मेजनी कौन था, या मेजनी के जीवनी के बारे में लिखें। ठीक है, उनके जीवन के बारे में लिखें। तो सीधे सी बात है, जो हम लोग जानेंगे कि मेजनी के बारे में वही ना लिखेंगे। तो मेजनी जो था इटली के महान राष्ट्रवादी थे। क्या थे? मेजनी जो था इटली के एक महान राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे। क्या थे? क्रांतिकारी। और यंग इटली संगठन का संस्थापक था। यहाँ से सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। कौन था? मेजनी था। फिर से, मेजनी कौन था? तो मेजनी जो थे इटली का महान राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी और यंग इटली संगठन का संस्थापक था। कौन था? संस्थापक था। ओके। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग अब। अगला सवाल है हम लोग का, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। लघुत्तरीय प्रश्न ये सब क्या है? ये सब लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लघुत्तरीय यानी कि 2 नंबर वाला जो सवाल आता है, ठीक। फिर दीर्घोत्तरीय में आएगा तो उसमें थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग आंसर जाएगा। अगला सवाल है हम लोग को, तीसरा नंबर सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बहुत सारा सवाल लेके आए हैं, सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, तो जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? मतलब जर्मनी में जब एकीकरण होता है, एकीकरण मतलब क्या होता है कि कोई भी देश, मतलब जो टुकड़ा में बटा हुआ है उसको एक साथ मिलाने का प्रयास करता है। क्या करता है? एक साथ मिलाने का प्रयास करता है। जो भी देश अलग अलग राज्यों में बटे हुए, विभाजन हुए हुए हैं, उसको जोड़ने का प्रयास करता है। उसी को हम लोग एकीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जर्मनी में जो एकीकरण की जो बाधाएं आई थी, क्या आई थी? तो आंसर में हो जाएगा हम लोग का कि जर्मनी अनेक राज्यों में बटा था। क्या था? जर्मनी जो है अनेक राज्यों में बटा हुआ था। और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का प्रभाव, राजाओं का विरोध और राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है। तो सवाल आएगा कि जर्मनी के जब एकीकरण किया जा रहा था उसमें क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या बाधाएं थी। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जर्मनी अनेक राज्यों में बटा था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव, राजाओं का विरोध और राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख बाधाएं थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग का, मेटरनिख युग क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेटरनिख युग क्या है? क्या है? मेटरनिख युग क्या है? तो मेटरनिख युग क्या है, आइए देखते हैं इसका आंसर। तो 1815 से 1848 तक यूरोप में मेटरनिख के रूढ़िवादी नीतियों, कब से कब तक? 1815 से लेके 1848 तक
1815 से लेकर 1848 तक यूरोप में रूढ़िवादी नीतियों और राष्ट्रवाद के दमन का जो काल है, जो समय है, उसको हम लोग क्या जानते हैं, मेटरनिक युग कहलाता है। ठीक है, फिर से ये मेटरनिक युग क्या है, 1815 से लेकर 1848 तक यूरोप में मेटरनिक की रूढ़िवादी क्या है, रूढ़िवादी नीतियों और राष्ट्रवाद के दमन का काल मेटरनिक युग कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटरनिक युग कहलाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखिएगा, अगला सवाल है कि बिहार बोर्ड कक्षा 3 इतिहास का है। देखिए अध्याय नंबर पहला जो हम लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर क्या हम लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद है। क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिए यहाँ क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 से 200 शब्दों में क्या देना है, उत्तर देना है। चलिए ये पहला सवाल देखिए हम लोग का। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सवाल जो है, आंसर जो आएगा हम लोग का बड़ा बड़ा में आएगा, यहाँ पे लॉन्ग में जाएगा। तो इटली के एकीकरण, देखिएगा इटली के एकीकरण में मेजनी, उसके बाद कावूर और गेरिबाल्डी के योगदान को बताइए। यानी कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था, जब वो इटली को जब जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो उस समय जो है कि मेजनी और कावूर और गेरिबाल्डी, क्या है, ये गेरिबाल्डी है, बाल्टी नहीं है, गेरिबाल्डी है। ठीक है, गेरिबाल्डी में क्या क्या योगदान दिया था, चलिए देखते हैं इसका आंसर। अब तो हो जाएगा 19वीं शताब्दी, क्या है, 19वीं शताब्दी में इटली के अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। और इसके एकीकरण में जूसेपे मेजनी, क्या है, यानी मेजनी का पूरा नाम है जूसेपे मेजनी, और उसके बाद काउंट कावूर, यानी कावूर का पूरा नाम काउंट कावूर, तथा जूसेपे गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कौन क्या क्या रहा है, देखते हैं आगे। देखिएगा कि मेजनी जो है ना, मेजनी जो है इटली का महान राष्ट्रवादी था। मेजनी पहली बात कहाँ का, इटली का महान राष्ट्रवादी था। मेजनी जो है कि कहाँ का रहने वाला, इटली का। तब मेजनी जो है इटली का महान राष्ट्रवादी था। उसने जो है 1831 में, कब, 1831 में, देखिएगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है कि क्लियर होते चलेगा। कौन, मेजनी जो है कि 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की है। कौन, मेजनी जो है 1831 ईस्वी में यंग इटली, क्वेश्चन आएगा, पूछा हुआ सवाल है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो किसने किया, मेजनी ने किया। ठीक है, मेजनी कहाँ का रहने वाला था, इटली का महान राष्ट्रवादी था। ओके, चलिए आइए देखिएगा उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि मेजनी का इटली को विदेशी शासन से मुक्त करना। ठीक है, इटली को जो है कि विदेशी शासन से क्या करना, मुक्त करना, उसको छुटकारा दिलाना। ठीक है, उसके बाद जो है कि लोकतांत्रिक एवं एकीकृत राष्ट्र बनाना था। ठीक है, मतलब मुक्त यानी कि स्वतंत्र रहने के लिए और एकीकृत राष्ट्र बनाने का उद्देश्य था किसका, मेजनी का। ठीक है, उसने युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। किसने, मेजनी ने क्या क्या, युवाओं में, जो वहाँ के युवा थे उसमें जो है कि राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। उसके बाद आता है काउंट कावूर। काउंट कावूर जो है पिडमाउंट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री था, उसने अपनी कूटनीति और विदेश नीति के माध्यम से फ्रांस की सहायता प्राप्त की तथा ऑस्ट्रिया को पराजित कर उत्तरी इटली के नए, मतलब कई राज्यों को पिडमाउंट में मिला लिया। फिर से देखते हैं काउंट कावूर। जितना भी सवाल है, जितना भी इसका आंसर को मतलब जो कैसे लिख रहे हैं, सबको क्या करना है, आपको सवाल यानी क्वेश्चन और आंसर को लिखना है, नोट डाउन करना है, और उसके बाद रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे ही सवाल का जवाब दे के आइएगा, कहीं भी एक नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आइएगा, देखिएगा हम लोग पढ़े हैं अभी मेजनी के बारे में, उसके बाद पढ़ रहे हैं कि काउंट कावूर का क्या योगदान रहा। ठीक है, काउंट कावूर देखिएगा, पिडमाउंट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, उसने अपनी कूटनीति और विदेश नीति के माध्यम से फ्रांस की सहायता प्राप्त की तथा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, कहाँ, वी और या, ठीक है, और उसके बाद ना करना। ठीक है, ये वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी याद रखिएगा, वियना। ऑस्ट्रेलिया का एक जो होता है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ हम लोग ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जब मैच होता है ना, वो अलग है ऑस्ट्रेलिया, उसका राजधानी कैनबरा है। ठीक है, तो चलिएगा, ऑस्ट्रिया को पराजित कर उत्तरी इटली के कई राज्यों को पिडमाउंट में जो है कि मिला लिया। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग गैरीबाल्डी एक महान सैनिक। पहली बात याद रखना है, हम लोग को मेजनी के बारे में पढ़ लिए, काउंट कावूर के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद जो है कि किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गैरीबाल्डी एक महान सैनिक और क्रांतिकारी था। ठीक है, क्या था, क्रांतिकारी था। उसके बाद उसने लाल कुर्ती सैनिकों के साथ दक्षिणी इटली तथा
सिसिली, क्या है, सिसिली, सिसिली पर विजय जो है कि प्राप्त किया था, ठीक है, जीत गया था। फिर से आइए, गैरीबाल्डी क्या था, एक महान सैनिक और क्रांतिकारी। एक मिनट, आइए, कहाँ है गैरीबाल्डी से पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी से पढ़ें, देखिएगा। गैरीबाल्डी क्या है, गैरीबाल्डी एक महान, गैरीबाल्डी क्या है, एक महान सैनिक और क्रांतिकारी, क्या थे, सैनिक और क्रांतिकारी थे। उसने लाल कुर्ती, क्या, लाल कुर्ती, रेड शर्ट्स सैनिकों, क्वेश्चन आएगा यानी कि ऑब्जेक्टिव में आता है कि लाल कुर्ती नामक सैनिकों का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया। दक्षिणी इटली, कहाँ, दक्षिणी इटली तथा सिसिली पर विजय प्राप्त किया, कहाँ किया, दक्षिणी इटली और सिसिली पर, कहाँ, दक्षिणी इटली और सिसिली पर, दक्षिणी इटली और सिसिली पर जो है कि विजय प्राप्त किया। चलिए आइए देखते हैं, नेक्स्ट है कि और उन्हें उन्हें राजा, उन्हें राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे, राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। पहली बात है यहाँ से याद रखना हम लोग को कि गैरीबाल्डी एक महान सैनिक और क्रांतिकारी था। उसने लाल कुर्ती क्या किया, लाल कुर्ती सैनिकों का गठन किया। चलिए देखते हैं, उसके बाद इसी में है कि 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। यहाँ सवाल आता है कि इटली का एकीकरण कब हुआ, तो इटली का जो है कि एकीकरण 1861 ईस्वी में हुआ। 1870 ईस्वी में रोम को भी इसमें मिला लिया, कहाँ, इटली में। इटली का पहली बार है एकीकरण कब हुआ, 1861 ईस्वी में हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1861 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1870 में, 1870 में रोम को भी क्या किया, इटली में मिला लिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है कि तीनों नेताओं ने अपना क्या किया, संयुक्त प्रयास से इटली का राष्ट्रीय एकीकरण करने में सफल रहा, ठीक है। यानी कि इटली के एकीकरण में जो योगदान दिया, तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। आइए देखते हैं हम लोग सेकंड सवाल, ठीक है। तो बोलिएगा कि आंसर लंबा लंबा बहुत आ रहा है, तो भाई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का सवाल है, तो लॉन्ग तो रहेगा ना, 150 से 200 शब्दों में जवाब देना है, उत्तर देना है। चलिए आइए देखिए सेकंड सवाल। सेकंड है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, इसमें जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तब इस समय बिस्मार्क, बिस्मार्क की भूमिका क्या थी उसके बारे में बताना है। आइए देखते हैं उत्तर। एकीकरण के बारे में समझ गए कि एकीकरण मतलब जो जो देश छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं उसको जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग का सवाल है कि जर्मनी क्या है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका के बारे में पढ़ना है। तो उत्तर हो जाएगा हम लोग का 19वीं शताब्दी में, क्या है, 19वीं शताब्दी में जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों में मतलब बटा हुआ था, विभाजित था, क्या था, विभाजित था। इसके बाद जो है कि एकीकरण का श्रेय मुख्य रूप से ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है, किसको जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, बिस्मार्क का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। फिर से आइए, 19वीं शताब्दी में जर्मनी, 19वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभाजित था। इसके एकीकरण का जो है कि श्रेय मुख्य रूप से किसको जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बिस्मार्क क्या है, बिस्मार्क जो है पर्सा का प्रधानमंत्री था। यानी कि आगे सवाल आएगा इसमें कि बिस्मार्क जो है कि कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो पर्सा का था। उसके बाद जो है कि वह रक्त और लौह की नीति में विश्वास रखता था। यहाँ से सवाल ये भी आता है कि रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किसने किया, तो बिस्मार्क ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, ये पूछता है, हर बार पूछता है। तो बिस्मार्क जो है कहाँ का प्रधानमंत्री था, पहली बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कहाँ का था, पर्सा का था, कहाँ का, पर्सा का। इसने रक्त और लौह की नीति का शुरुआत किया, कौन किया, बिस्मार्क ने किया। विश्वास रखता था मतलब इसने शुरुआत किया। उसका मानना था कि जर्मनी, किसका मानना था, तो बिस्मार्क का। तो बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण मतलब भाषणों से नहीं बल्कि युद्ध और शक्ति से होगा। किनका मानना था, बिस्मार्क का। बिस्मार्क थोड़ा खचड़ीला आदमी था वो। इनका मानना था कि अगर हम लोग को किसका एकीकरण करना है, किसका, जर्मनी का, जर्मनी का अगर एकीकरण करना है तो ये भाषण देने से नहीं होगा, युद्ध और शक्ति से होगा। क्या होगा, युद्ध और शक्ति से होगा, ठीक है। तो इसने जो है कि बिस्मार्क ने इस प्रकार से 3 गो लड़ाई लड़े। कौन कौन युद्ध लड़े, तो 1864 ईस्वी में, याद रखिएगा 1864 ईस्वी में डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, ठीक है। 1864 ईस्वी में डेनमार्क के विरुद्ध जो है कि बिस्मार्क ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद 1866 में 2 साल के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इसका राजधानी बताएं वियना, एक ऑस्ट्रेलिया होता है उसका राजधानी कैनबरा। 1866 ईस्वी में फिर से उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध फिर से लड़ाई लड़ा। फिर उसके बाद 1870-71 में जो है कि फ्रांस के विरुद्ध भी लड़ाई लड़े, कौन, बिस्मार्क ने। पहले लड़ाई कब लड़े, 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध। 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ाई लड़े, कौन,
तो बिस्मार्क ने फिर 1870 से 71 में फ्रांस के विरुद्ध लड़ाई लड़े। इन युद्धों में क्या है, इन युद्धों में जो है कि विजय प्राप्त करने के बाद जर्मनी के सभी राजाओं को मतलब राज्यों को पर्सा के नेतृत्व में एकजुट किया गया। यानी जब ये तीनों लड़ाई लड़े ना, तो इसमें तीनों का मतलब क्या हुआ, विजय हो गया, मतलब जीत गया। जीतने के बाद जो है कि जर्मनी के सभी राज्यों को पर्सा के नेतृत्व में, पर्सा जो है, पर्सा एक देश है, उसके नेतृत्व में एकजुट किया गया। और 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस के बरसाई महल में, देखिएगा 18 जनवरी 1871 में, डेटवा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस, कहाँ, फ्रांस के बरसाई महल में, कहाँ, फ्रांस के बरसाई महल में जो है कि पर्सा के राजा कौन थे, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कब, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को फ्रांस के जो है बरसाई महल में, कहाँ, किसका, कौन सा महल में, फ्रांस के बरसाई महल में पर्सा के राजा जो थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट क्या किया, घोषित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से बिस्मार्क की सैन्य शक्ति, कूटनीति, मतलब कूटनीति आदमी था ये, ठीक है, मतलब कूटनीति कर करके जो है कि जीतने में बड़ा माहिर था ये, ठीक है, बहुत दिमाग लगाता था। यानी कि कूटनीति और नेतृत्व के कारण जर्मनी का एकीकरण सफल रहा। किसी भी कारण से बस लड़ाई को जीतना है, सीधी सी बात है। आइए तीसरा सवाल हम लोग का क्या है, तीसरा सवाल है राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बहुत बार तो नहीं पूछा गया लेकिन पूछा गया है सवाल। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय, राष्ट्रवाद क्या हम लोग समझ ही गए हैं, उदय मतलब राष्ट्रवाद का भावना कैसे उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताना एवं प्रभाव क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग उत्तर, आंसर में हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके कारण लोग जो है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण का भाव रखते हैं। अभी तो हम समझा ही दिए थे राष्ट्रवाद क्या, अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद है कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या है, देखिएगा राष्ट्रवाद का कहाँ से उदय हुआ राष्ट्रवाद, तो फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ ना, वहाँ से जो है कि प्रभाव यानी पड़ा राष्ट्रवाद के प्रति, अपने देश के प्रति। राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो है कि नेपोलियन का विजय और उसमें जो सुधार हुआ, नेपोलियन का विजय, नेपोलियन का विजय और उसमें सुधार हुआ। उसके बाद जो है कि पुनर्जागरण एवं प्रबोधन आंदोलन हुआ, उसमें जो है कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। उसके बाद जो है कि औद्योगिक क्रांति हुई, इसमें जो है कि क्या हुआ, राष्ट्रवाद के उदय का कारण बना। उसके बाद है जो कि भाषा एवं संस्कृति एकता, इसके कारण से जो है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण बना। ठीक है, तो ये जो जितना भी लिखा हुआ है सब राष्ट्रवाद के जो है कि उदय का कारण बना। ठीक है, विदेशी शासन का विरोध, उसके बाद राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या पड़े इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए राष्ट्रवाद के प्रभाव, राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या हुआ, देखिए इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद जब जाग गया सबके प्रति, ठीक है, जितने भी नौजवान थे सबके मतलब दिलो दिमाग में बैठ गया कि नहीं हमको क्या करना है, अपने देश के प्रति लगाव, और जो लूट रहा है लुटेरा उन लोग को बचाना है, हम लोग को अपने देश देश के प्रति मतलब जाग गया। उसके बाद क्या हुआ कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, पहली बात है। उसके बाद है कि यूनान, क्या है, यूनान, बेल्जियम आदि देशों को स्वतंत्र मतलब कि क्या हुआ, वो स्वतंत्र हो गया, क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली। सामंतवाद और निरंकुश शासन, निरंकुश मतलब शासन क्या समझे, कि वहाँ के राजा जो मतलब जनता लोग को क्या कर सता रहा था, निरंकुश तरह मतलब तरीका से अपना राज्यपाट चला रहा था, तो निरंकुश शासन कमजोर हुआ और लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का विकास हुआ। राष्ट्रीय एकता एवं आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। कुछ स्थानों पर युद्ध और संघर्ष भी मतलब बढ़े हैं। ठीक है, क्या है निष्कर्ष देखिएगा, राष्ट्रवाद ने यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदल दिया। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र बदल दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतना बड़ा इन सर्वा से डरना नहीं है, सीधी सी बात है। सवाल है, देखिएगा सवाल क्या है हम लोग का, सवाल है कि राष्ट्रवाद का उदय के कारण लिखिए और प्रभाव को लिखिए, चर्चा करिए। ठीक है, कारण बता देना है, प्रभाव बता देना है, बस हो गया हम लोग का सवाल। आइए अब देखिए हम लोग का चौथा सवाल, देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा लंबा लंबा तो होबे करेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछा गया है, देखिएगा 5 नंबर में। ठीक है, चलिए आइए, जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण करें। सवाल कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आए, सवाल ऐसे भी आ सकता है कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, या जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, सवाल कैसे भी आ सकता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर, इसका उत्तर देखते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में राजा चार्ल्स दसम, जो लिखा हुआ ना चार्ल्स, ये दसम है, क्या है, चार्ल्स दसम, चार्ल्स दसम है, रोमन अंक में है। तो जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस में राजा चार्ल्स दसम की निरंकुश नीतियों के विरुद्ध हुई।
यानी जुलाई क्रांति कहाँ, फ्रांस में हुई। कहाँ हुई, फ्रांस में हुई। वहाँ के जो राजा जो थे कौन थे, चार्ल्स दसम। बहुत निरंकुश नीति था ये, किसका था ये, बहुत ही निरंकुश नीतियों के विरुद्ध जो है कि वहाँ जुलाई की क्रांति हुई। बहुत बढ़िया कहानी है, 10वीं क्लास में पढ़ने का है। किताब वगैरह होगा आपके पास तो पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। उसके बाद है कि चार्ल्स दसम ने प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया, चार्ल्स दसम ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया। क्या कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। संसद भंग कर दी तथा मतदान के अधिकारों पर रोक लगा दिया। मतलब मतदान नहीं कर सकता है, जैसे होता है ना, जनता मतदान करेगा किसको राजा बनाएगा, जैसे कि आज के समय में हम लोग मतदान करते हैं किसको नेता बनाना है, किसको नेता नहीं बनाना है, समझ रहे ना। तो संसद भंग कर दी और मतदान के अधिकारों पर रोक लगा दिया। इससे क्या हुआ, मनमानी ढंग से जितना दिन मन करे हम राज करेंगे। अगर हम राजा हैं, अगर हम मरने वाले हैं तो हमारे बेटे को राज, मतलब हमारा बेटा आएगा राज करेगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो है कि संसद भंग कर दिया गया। उसके बाद जो है कि मतदान के अधिकारों को छीन लिया गया। इससे प्रति क्या हुआ, फ्रांस में रहने वाले लोगों को मतलब आक्रोश पैदा हुई। धीरे धीरे जो है कि भावना राष्ट्र के प्रति जाग रहा था। इससे जनता में भारी असंतोष फैल गई। ठीक है, 27 जुलाई 1830 को पेरिस में क्रांति आरंभ हुई। कब हुआ, 27 जुलाई 1830 को पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, तो पेरिस फ्रांस 27 जुलाई 1830 को पेरिस, पेरिस में क्रांति आरंभ हुई, मतलब शुरुआत हुई। 3 दिनों तक जो है कि संघर्ष चला। कब चला, 3 दिनों तक जो है कि संघर्ष चला, जिसे 3 गौरवशाली दिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, 27 जुलाई 1830 को पेरिस में क्रांति की शुरुआत हुई, आरंभ हुई। 3 दिनों तक जो है कि संघर्ष चला, जिसे 3 गौरवशाली दिन जो है कि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है अंततः चार्ल्स दसम को देश छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ, लास्ट में जो है कि चार्ल्स दसम को वहाँ यानी पेरिस फ्रांस को छोड़कर भागना पड़ा। उसके स्थान पर कौन आया, लुई फिलिप। लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया, मतलब संविधान के प्रति, जनता के प्रति चुना गया उसको। ठीक है, यहाँ से सवाल आएगा कि पेरिस में जो राजा जो थे चार्ल्स दसम, जब देश को छोड़ के भागे थे, तो उसके बाद जो है कि वहाँ का राजा कौन बना, तो लुई फिलिप बना। कौन बना, संविधानिक रूप से राजा बनाया गया। इसके बाद हम महत्व के बारे में पढ़ते हैं। ये महत्व, फ्रांस में संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। क्या हुई, फ्रांस में उसके बाद क्या हो गया, संवैधानिक शासन की स्थापना हुई। उसके बाद उदारवाद और राष्ट्रवाद को बल मिला। क्या मिला, उदारवाद और राष्ट्रवाद को बल मिला, बढ़ावा मिला। उसके बाद बेल्जियम, पोलैंड, इटली और जर्मनी में भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली। अगल बगल जो मतलब देश है उसको भी लगा, अरे बगल वाला देश अगर अपने आप में स्वतंत्र हो गया है, सब अगर वहाँ भगा दिया है, तो हमको भी लगता है, अब बगल नहीं देखते हैं कि बगल वाला अगर देश विकास कर रहा है तो हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जो भी अगल बगल देश जो मतलब इटली, जर्मनी, पोलैंड, ये सब, बेल्जियम जो था गुलाम था, तो सबको लगने लगा कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति जो है कि राष्ट्रीय यानी कि क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागा। ठीक है, यूरोप में लोकतांत्रिक विचारों का विस्तार होने यानी कि होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, जितना भी देश का नाम ले रहे हैं सब यूरोप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मैप में देखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग 5वां सवाल क्या है। हम लोग का 5वां सवाल है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो सवाल आंसर जो रहेगा थोड़ा लॉन्ग रहेगा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, सब समझाते हुए चल रहे हैं, दोबारा पढ़ लीजिएगा और सबको नोट डाउन करना है, लिखना है इसको। आइए देखते हैं उत्तर में क्या है। हम लोग का सवाल, सवाल है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण करें। मतलब यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त में मतलब विवरण करना, अपने अपने शब्दों में बताना है। आइए उत्तर देखते हैं। यूनान लगभग जो है ना 400 वर्षों तक उस्मानी, कौन है, उस्मानी ब्रैकेट में है ऑटोमन। फिर से देखिए, यूनान लगभग 400 वर्षों तक उस्मानी तुर्कों के अधीन रहा। किसके अधीन रहा, तुर्कों के अधीन रहा। यूनानी जनता स्वतंत्रता चाहती थी, मतलब वहाँ की जो जनता थी, हम चाहते थे कि हम लोग एकदम स्वतंत्र रहें। क्या रहें, स्वतंत्र रहें। किससे छुटकारा पा रहा था, तुर्की, तुर्की किसके, तुर्कियों के अधीन रहा। ठीक है, तो वहाँ की जनता चाह रहा था कि हम जो है कि स्वतंत्र चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि 1821 ईस्वी में यूनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया। कब, 1821 ईस्वी में। इस आंदोलन को यूरोप के कई देशों के बुद्धिजीवियों, मतलब जो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जो मतलब बुद्धिमान थे, बुद्धिजीवियों, कवियों तथा कलाकारों का समर्थन मिला। अब प्रसिद्ध अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने भी जो है कि इसमें भाग लिया और अपने प्राणों का जो है कि बलिदान भी दिए। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने यूनान की सहायता की। कौन कौन किया, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने यूनान की सहायता भी किया। संयुक्त सेनाओं ने 1827 ईस्वी में नौवरिनों के युद्ध में तुर्कों को पराजित किया।
अंततः 1832 ईस्वी की जो है कि कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के बाद, यहाँ से सवाल आएगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल संधि कब हुई, 1832 में ही यूनान को जो है कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, उसके बाद महत्व क्या है, जब स्वतंत्र हो गया तो यूनान यूरोप का पहला राष्ट्र बना जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त किया। यूनान जो है यूरोप का पहला राष्ट्र बना जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन के बल पर क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्त किया। ठीक है, उसके बाद है कि इस आंदोलन से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना और अधिक मजबूत हुआ। मतलब कि पहला देश बना यूनान जो कि राष्ट्रवादी आंदोलन के बल पर स्वतंत्र हुआ। उसके अगल बगल देश जो है कि क्या हुआ, इसके प्रति जब देखा कि पहला देश जो है कि यूनान स्वतंत्र हो गया तो सबको लगा कि हम भी क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो इस आंदोलन से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या हुआ, जाग गया और अधिक मजबूत हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर हम लोग का क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं। हम लोग का सब्जेक्टिव जितना था देख लिए। आइए अगला सवाल है हम लोग का फ्रांसीसी क्रांति क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो 1789 में हुआ। याद करते चलना है, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, अभी बताए थे हम लोग, फ्रांस का शासक था। कहाँ का था, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था, फ्रांस का था। उसके बाद है नेपोलियन संहिता कब लागू हुई, तो 1804 में हुआ। नेपोलियन संहिता जो है कि कब लागू हुई, 1804 ईस्वी में लागू हुआ। उसके बाद अगला सवाल है हम लोग का राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम, यानी कि अपने राष्ट्र के अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव एवं भावना का विकास, ये है ना, एकता की भावना। चलिए अगला सवाल है हम लोग का इटली का एकीकरण किसने किया था, तभी बताए थे कावूर, क्या बताए थे, कावूर, यानी पूरा नाम क्या है, कैमिलो कावूर, क्या है, कैमिलो कावूर। इटली का एकीकरण किसने किया, कैमिलो कावूर ने किया था। नेक्स्ट है हम लोग का कि इटली का प्रथम राजा कौन था, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा हुआ सवाल है। इटली का प्रथम राजा कौन बना, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है कि इटली का प्रथम राजा बना। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया। नेक्स्ट है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कब, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में हुआ था। देखिए हम लोग अभी सब्जेक्टिव बना लिए, मतलब पढ़ लिए, और उसके साथ जो है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि पहला चैप्टर आज बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना, तो कैंसर, क्या है, कैंसर नहीं, कैसर विलियम प्रथम। कैंसर नहीं पढ़ना है, कैसर पढ़ना है, कैसर विलियम प्रथम। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना, कैसर विलियम प्रथम। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल, यंग इटली, देखिए अभी बताए थे मेजनी, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किया था ना, अभी सवाल में हम लोग पढ़ रहे थे वो सब्जेक्टिव में। तो यंग इटली संगठन की स्थापना किसने किया, तो जोसेफ मेजनी ने, जोसेफ पे मेजनी ने किया। नेक्स्ट है कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ, 1831 में। ये इंपॉर्टेंट है कि यंग इटली की स्थापना कब हुई, 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है जोसेपे गरीबाल्डी, क्या है, गैरीबाल्डी किस देश के थे, इटली के थे। गैरीबाल्डी किस देश के थे, तो इटली के थे। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संसद, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ, 1848 में। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ था, तो 1848 में, 1848 में। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ मतलब हुई, जर्मनी में, कहाँ हुई, जर्मनी में हुई। फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ हुई, जर्मनी में। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कब हुआ, 1848 में हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल हम लोग का है, बीना कांग्रेस कब हुई, तो बीना कांग्रेस मतलब कब हुई थी, 1815 में। बीना कांग्रेस कब हुई, 1815 में हुआ। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि बीना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया, तो मेटरनिख ने किया था। किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, बीना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था, मेटरनिख ने। नेक्स्ट है मेटरनिख जो है किस देश का प्रधानमंत्री था, मतलब मेटरनिख जो है किस देश का प्रधानमंत्री बना था, तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी बताया था बीना। ठीक है, तो मेटरनिख किस देश का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने, अभी बताए थे। तो बिस्मार्क जो है कि रक्त और लौह की नीति अपनाया। नेक्स्ट है कि फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो मारियन, क्या है, मारियन। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, मारियन। नेक्स्ट है जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, जर्मेनिया। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, जर्मेनिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है किस देश से मानी जाती है, फ्रांस। राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है कि कहाँ से मानी जाती है, फ्रांस से मानी जाती है। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ मानी जाती है, फ्रांस से। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता, समानता
और क्या है, बंधुत्व, याद रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट है, सिविल कोड किसने बनाया, नेपोलियन ने बनाया। किसने बनाया, नेपोलियन ने बनाया। सिविल कोड किसने बनाया, नेपोलियन ने बनाया। नेक्स्ट हम लोग का, इटली पहले कितने राज्यों में बटा था, तो इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। क्या था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में। नेक्स्ट है, गैरीबाल्डी ने किस क्षेत्र को जीता, तो सिसिली, कौन सा क्षेत्र को, सिसिली क्षेत्र को जीता था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा देश को, मतलब क्षेत्र को जीता था, सिसिली। चलिए, एक मिनट एक मिनट, हाँ चलिए। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो बिस्मार्क का था। किसका था, बिस्मार्क का। जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका, बिस्मार्क का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने किया, मेजनी ने किया। किसने किया, तो मेजनी ने किया है, मतलब रिपीट हो गया है सवाल। चलिए, यूनान किस देश से स्वतंत्र हुआ था, तुर्की से हुआ था। किससे हुआ था, तुर्की से हुआ था, जो ऑटोमन साम्राज्य में था। नेक्स्ट है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, 1832 में मिली। कब मिली, 1832 में मिली। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का, रोमांटिक क्या है, रोमांटिक राष्ट्रवाद का संबंध किससे था, तो संस्कृति से था। किससे था, संस्कृति से था। चलिए आइए, अगला सवाल। अगला सवाल है हम लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा प्रभाव था, वो राष्ट्र राज्यों का निर्माण का था। क्या था, राष्ट्र राज्यों का निर्माण का था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति किस क्रांति से हुई, फ्रांसीसी क्रांति से हुई। किससे हुई, फ्रांसीसी क्रांति से हुई। फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति जो है किस क्रांति से हुई, फ्रांसीसी क्रांति से हुई। नेक्स्ट है कि बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था, तो पर्सा का प्रधानमंत्री था। कहाँ का था, पर्सा का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था, पर्सा का था। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण जो कि पूरा कब हुआ था, 1870 में हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1870 में हुआ था। नेक्स्ट है कि नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ हुई थी, तो वाटरलू के युद्ध में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाटरलू के युद्ध में जो है कि नेपोलियन का अंतिम हार हुआ था, याद रखिएगा। आइए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, ये भी याद कर लेते हैं। 1815 में हुआ था। कब हुआ था, 1815 में। नेपोलियन का अंतिम हार कहाँ हुआ था, वाटरलू के युद्ध में। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में हुआ था। ठीक है। यूरोप का रोगी क्या है, यूरोप का, बढ़िया सवाल है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता था, तो ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता था। किसको कहते थे, ऑटोमन साम्राज्य को कहते थे। यूरोप का रोगी जो है कि किसे कहा जाता था, ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता था। ऑटोमन साम्राज्य को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट थोड़ा सा, हाँ देखिए, आइए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये देखिए सवाल, देखिए कैसे पूछता है कि यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो ऑटोमन साम्राज्य रहे या चाहे तुर्की रहे, क्या रहे, तुर्की रहे, दोनों का बात क्या है, मतलब एक ही ना हुआ। ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की आता है। तो जर्मनी के एकीकरण का अंतिम युद्ध जो है किसके विरुद्ध हुआ, जर्मनी के एकीकरण का अंतिम युद्ध जो है फ्रांस के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ, तो फ्रांस के विरुद्ध हुआ। जर्मनी का एकीकरण का अंतिम जो युद्ध हुआ किसके विरुद्ध हुआ, फ्रांस के। नेक्स्ट है, जर्मन साम्राज्य की घोषणा जो है कि कहाँ हुई, वर्साय के महल में हुई। कहाँ हुई थी, वर्साय के महल में हुई। तभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़े भी थे। नेक्स्ट हम लोग का, राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्र के एकीकरण और स्वतंत्रता, है ना, एकीकरण और स्वतंत्रता। आइए सवाल, नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो मेजनी को माना जाता है। किसको माना जाता है, मेजनी को माना जाता है। राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, मेजनी को। नेक्स्ट है कि मेजनी का जन्म किस देश में हुआ था, तो मेजनी का जन्म जो है कि इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। मेजनी का जन्म किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था। नेक्स्ट है कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 में हुआ था। मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में। मेजनी का जन्म किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 1805 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप है, क्या है, कोर्सिका द्वीप में हुआ था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ था, कोर्सिका द्वीप में हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो लुईस वल्हामा। कौन है, ये बढ़िया सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुईस वल्हामा था। याद रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है। जितना भी बोल रहे हैं ना, सारा सवाल पूछा हुआ है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट है, फ्रांस की रानी, ये भी याद रखिएगा, मैरी एंटोनेट। फ्रांस की रानी कौन थी, तो मैरी एंटोनेट। चलिए, मारियन किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, फ्रांस का। मारियन जो है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है। जर्मेनिया जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, जर्मनी का। इस तो नाम ही पता चल रहा है, जर्मनी, जर्मनी का। बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बीना बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में पुरानी व्यवस्था को जो है कि पुनः स्थापना करना।
नेक्स्ट नेक्स्ट है कि 1815 की वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में किस विचार का विरोध किया गया? तो राष्ट्रवाद। किसका? राष्ट्रवाद का विरोध किया गया। चलिए आइए। नेपोलियन ने किस देश नेपोलियन ने किस कानून द्वारा समानता का सिद्धांत जो है कि लागू किया? तो नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। नेक्स्ट है 1848 की क्रांति का मुख्य प्रमुख केंद्र कौन सा देश है? तो फ्रांस है। क्या है? फ्रांस था। 1848 की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उदारवाद और राष्ट्रवाद की स्थापना। उदारवाद और राष्ट्रवाद की स्थापना। नेक्स्ट है परसा। नेक्स्ट क्या है? परसा जो है किस देश का प्रमुख राज्य था? जर्मनी। परसा जो है किस देश का प्रमुख राज्य था? तो जर्मनी। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? परसा था। क्या था? परसा था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो परसा था। नेक्स्ट हम लोग का सवाल क्या है हम लोग का कि इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। और ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो है नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, इसलिए इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा यही बन के बैठा हुआ था। तो इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया। चलिए नेक्स्ट है गैरीबाल्डी की सेना को क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती धारी या लाल कुर्ती सेना भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, इटली का प्रधानमंत्री कौन था जिसने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बहुत बढ़िया सवाल है। कौन था? कावूर। कैमिलो कावूर था। ठीक है। कैमिलो कावूर किस राज्य का प्रधानमंत्री था? पिडमाउंट सर्डिनिया। पिडमाउंट सर्डिनिया का प्रधानमंत्री था। इटली का एकीकरण किस वर्ष जो है कि प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ? 1859 में। इटली का एकीकरण जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ? 1859 में। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति था। यूरोप में राष्ट्रवाद के जो है कि सबसे बड़ा कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रवाद की भावना जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? फ्रांस में हुई। बहुत सारा सवाल जो है कि रिपीट हो रहा है। फ्रांसीसी क्रांति ने किस विचार को जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है। एक राष्ट्र एक भाषा का विचार किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। जर्मनी का एकीकरण किस महल में घोषित किया गया? वर्साई का महल में घोषित किया। ये भी देखिए रिपीट हो गया है। बहुत सारा सवाल है। नेक्स्ट है जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1871 में हुई। तो जल्दी जल्दी सारा सवाल को कर लेते हैं। राष्ट्रवाद का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो राष्ट्र की प्रति निष्ठा से है। यूनान की स्वतंत्रता के संघर्ष को किसने जो है कि समर्थन दिया था? तो यूरोपीय उदारवादियों ने दिया था। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में हुआ। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में हुआ। नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई? सेंट हेलेना द्वीप पर हुआ। ये बढ़िया सवाल है, दोनों याद रखिएगा। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में हुआ। कहाँ हुआ? सेंट हेलेना द्वीप में हुआ। ऑस्ट्रिया की राजधानी देखिए बताए थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ? वियना। फ्रांस की राजधानी कहाँ? पेरिस। इटली की राजधानी कहाँ? रोम। याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में क्या स्थापित जो है कि हुआ? तो राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ। सही बात है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत करीब हम लोग का लास्ट होने वाला है। इटली के एकीकरण में जनता का नेता कौन था? तो जोसेफे गैरिबाल्डी था। ठीक है। इटली के एकीकरण में जनता का नेता। जर्मनी के एकीकरण का राजनीतिक नेता कौन था? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का राजनीतिक नेता कौन था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस में फ्रांस के प्रतिनिधि कौन था? टैलीरा। कौन था? टैलीरा। वियना कांग्रेस में फ्रांस के प्रतिनिधि। नेक्स्ट है रक्त और लौह के सिद्धांत किसने दिया था? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने दिया था। चलिए आइए यहाँ से फिर थोड़ा सा और सवाल है ऑब्जेक्टिव का। यंग इटली संगठन का मुख्य जो है कि उद्देश्य क्या था? तो इटली का एकीकरण करना था। ठीक है। नेक्स्ट है यंग यूरोप संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? स्विट्जरलैंड में किया गया था। बड़े सवाल है ये। यंग यूरोप संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? स्विट्जरलैंड में किया गया था। ठीक है। स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है मेटरनिक किस विचारधारा का समर्थक था? तो रूढ़िवादी था। ये मेटरनिक का था रूढ़िवादी का। रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? तो पुरानी परंपराओं या और राजशाही का समर्थन। पुरानी परंपराओं और राजशाही का समर्थन। नेक्स्ट है 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी का एकीकरण और संविधान बनाना। 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद का उद्देश्य क्या था? तो जर्मनी का एकीकरण और संविधान बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मनी का ताज किसे देने की पेशकश की? तो पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ताज क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि वह जनता द्वारा दिया गया क्या है? ताज स्वीकार नहीं करना चाहता था। ठीक है। कौन? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने। नेक्स्ट है यूरोप में उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता, संवैधानिक शासन की स्थापना। ठीक है। चलिए आइए, दो चार सवाल और बचा हुआ है। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या है? सिविल कोड। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या है? सिविल कोड। नेपोलियन संहिता का दूसरा नाम क्या क्या नाम है? सिविल कोड है। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण में किसने युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं?
मतलब जर्मनी के एकीकरण में कितने युद्ध जो है कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं? 3 युद्ध बताए थे आपको, 3 युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जर्मनी के एकीकरण का पहला युद्ध जो है किसके विरुद्ध हुआ था? डेनमार्क के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण का दूसरा युद्ध जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। जर्मनी के एकीकरण का तीसरा युद्ध फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। क्या है तीसरा? फ्रांस के विरुद्ध। उसके बाद है गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का विलय, विलय मतलब मिला ना, गैरीबाल्डी ने दक्षिणी इटली का विलय जो है किस राज्य में किया? तो पीडमाउंट सार्डिनिया में कर लिया था। इटलीकरण यानी कि इटली का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण माना जाता है? 1870 में, मतलब 1870 में जो है इटली का पूर्ण एकीकरण माना जाता है। नेक्स्ट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में किस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो फ्रांसीसी क्रांति। और जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में हुई थी। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामंतवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामंती व्यवस्था जो है कमजोर हो गई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है ना क्या हुआ? सामंतवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सामंती व्यवस्था क्या हो गई? कमजोर हो गई। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवादी यानी कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण का प्रमुख आधार क्या था? तो राष्ट्रवाद। क्या था? राष्ट्रवाद था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा पूरा पहला चैप्टर जो हम लोग का है क्लास 10 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद जो है कि पूरी तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखते हुए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। पूरा इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, और अगर टाइम है आप लोग के पास तो आराम से इसको लिख लीजिए कॉपी में, ताकि जिस समय एग्जाम रहे, करीब आएगा एग्जाम, उसमें आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल आपको सवाल जवाब देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए